बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको हैक कर लिया गया था। और ये हैक किसने किया और किस तरीके से किया, ये कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ख़ास तौर पे जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके लिए ये मालूमात मुफीद हो सकती हैं। हुआ ये कि हमारे चैनल को गुज़िश्ता चंद दिनों से हैक करने की कोशिश की जा रही थी और हमें इस तरह के थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। यानी मेरी जो टीम है उनको आइडिया हो रहा था कि हैक करने की कोशिश की जा रही है और लगातार की जा रही है। ये तकरीबन 17 दिन हो गए हैं जब पहली मरतबा हमें ये महसूस हुआ कि कोई हैकर इसके पीछे पड़ा हुआ है या एक ग्रुप है हैकर्स का जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और फिर लगातार हम लोग प्रिकॉशंस लेते रहे, लेकिन गुज़िश्ता दिन जब मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था तो एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि सर, आपके यूट्यूब चैनल पे मैं अभी वीडियो देखना चाह रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पे आपका चैनल नहीं है, वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। और जब मैंने उसको जाकर देखा चैनल को अपने मोबाइल में, तो वो मुझे पता चल गया कि अब ये हैक हो चुका है और फौरी तौर पे हमारी तमाम वीडियोस वहाँ से गायब हो गई। मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन वीडियोस जो है उनको अनलिस्ट कर दिया गया था। यानी वो चैनल पे मौजूद थी लेकिन उन वीडियोस को देखा नहीं जा सकता था, बाहर से कोई उसको देख नहीं सकता था। आम सारिफ, मैं भी एक आम सारिफ की तरह हूँ अपने चैनल में। जब ये हालात पाकिस्तान में इस तरह के हुए, जब थ्रेट करना शुरू किया, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, सहाफ़ियों को तंग करना शुरू किया, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी। और उसके बाद हमने अपने सिक्योरिटी के कुछ मेजर्स लिए। हमने किसी भी हैक होने की सूरत में हमने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाया था, लेकिन जो सूरत हाल कल मेरे सामने आई तो हमने तीनों प्लान्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया और तमाम लोगों से एक साथ हमने रब्ता किया और हमने कोशिश की कि हमारा चैनल रिकवर हो जाए। ये जो हैकर है उसने जिस तरीके से नकब लगाई है उसका हमें आइडिया हो गया है और वहाँ पे भी कोई कमी ऐसी मौजूद नहीं थी, लेकिन बड़ा मेहनत करने के बाद वो वहाँ पे घुसा था और उसके बाद उसने चैनल पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन वो कंट्रोल हमने उससे 3 घंटे की मेहनत के अंदर छीन लिया और ना सिर्फ उससे कंट्रोल वापस ले लिया बल्कि हर चीज़ को दोबारा हमने सिक्योर कर लिया है। ये जितनी दफ़ा हैक करेंगे उतनी दफ़ा हम चैनल को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी लेयर्स बनाई हुई हैं। और ये काम हमने तब किया ख़ास तौर पे जब आज से 1.5 माह पहले मेरा चैनल बाकायदा हैक कर लिया गया था और वो चंद दिनों तक बंद भी रहा था और उसके बाद हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन भी बड़े लंबे अरसे तक बंद रही थी। तो इसके बाद हम लोगों ने एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाया था और हम उसके मुताबिक अब चलते हैं। बहरहाल मेरे ट्विटर के ऊपर भी पिछले 8-9 दिनों से दोबारा हैक करने की कोशिश की जा रही है। पहले ट्विटर को हैक कर लिया गया था और हैकर ने मेरे से पैसे भी मांगे थे, लेकिन वो चक्कर दे रहा था, लेकिन हमने उससे अपना ट्विटर वापस ले लिया था। फिर मैंने उसको वेरीफाई भी करवा लिया था। तो ये अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में हैकर्स के ज़रिए से आप काम कर सकते हैं। आजकल वैसे भी हैकर्स की बड़ी दूर तक उनकी बात जा रही है और आज जुम्मे का दिन है और आज एक हैकर का दिन है। अगर उस हैकर के साथ कोई सौदेबाजी ना हुई या उस हैकर को उसका ज़मीर ना जाग गया पैसे देखकर, तो वो हैकर 9:30 बजे एक बम फोड़ेगा और 9:30 बजे वो हैकर जो बम फोड़ेगा उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत पर उसके गहरे असरात होंगे। बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे सियासतदानों को, इवन पाक फ़ौज के लोगों को एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है बकौल हैकर के। और हैकर के बकौल इन लोगों से रिलेटेड उसके पास ऑडियोज़ मौजूद हैं और क्लियर ऑडियोज़ हैं। जब वो सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में गेम कौन डाल रहा था और किस तरह की गेम डाली जा रही थी। बहरहाल ये जो हैकर्स हैं ये अपनी तवानाइयाँ अगर मुस्बत कामों पे लगाएं तो अपने लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के अकाउंट्स को हैक कर लेना, उसमें नकब लगाना, लोगों की कॉलें सुनते रहना, उनके अंदर से चीज़ें निकालना, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस बनाना और उनके थ्रू लोगों को ब्लैकमेल करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़ी मायूब किस्म की चीज़ें हैं। और अब महज़िब दुनिया के अंदर इन चीज़ों को बाकायदा एक ना सिर्फ जुर्म समझा जाता है बल्कि बड़ा मायूब समझा जाता है और लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ होती हैं जिसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके निकाल दी जाती है। तो दुनिया आगे निकल गई है, पाकिस्तान वहीं पे 1990 की दहाई में है और लोग उसी सिस्टम को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी काफ़ी आगे निकल चुका है। अब अगर आप गौर करें तो जिस तरीके से
पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के सम्राट आ रहे हैं। यानी पहला दिन ये था कि एक इश्तिहारी को वापस लाने के लिए एक सहूलत, उसके बाद वो इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान वापस आया। अगला दिन ये हुआ कि उसने आकर सेनेट का हलफ उठाया। अगला दिन ये हुआ कि उसने आकर वज़ीर का हलफ उठाया, वफाकी वज़ीर बना, सबसे अहम वजारत उसको मिली। और अगला दिन ये हुआ कि उसने उसकी भतीजी जो है मरीम नवाज़ साहिबा, वो बड़े आराम से दोबारा से बाइज़्ज़त बरी हो गई और इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी हो गई। और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये रहीक अब्बासी साहब हैं, इन्होंने बड़ा खूबसूरती से इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि नैब गैर मौसर हो चुका है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, EVM और ओवरसीज़ वोट का खात्मा हो चुका है, करप्शन केसेस का खात्मा हो चुका है, इसहाक डार वापस आ चुका है, मरीम नवाज़ बरी हो चुकी है। ये सब काम मुकम्मल हो गया। जो बाकी रह गया उसमें इमरान खान को नायल किया जाएगा, नवाज शरीफ की वापसी होगी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत दोबारा बनाई जाएगी। ये सब कुछ 28 नवंबर से पहले करना है, ये है मुकम्मल डील। इस मरतबा पंजाब में जो वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे वो मलक अहमद ख़ान होंगे, और उसकी वजह यह है कि मलक अहमद ख़ान एक बड़े ख़ास आदमी है और मलक अहमद ख़ान ख़ास लोगों से मिलते रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक मिलते रहे हैं, और उनका बड़ा अहम रोल रहा है ख़ास लोगों के साथ ख़ास किस्म की बातें करने में और ख़ास किस्म के हालात पैदा करने में। बाकी अब पूरा पाकिस्तान ही समझदार है, सबको पता है कि ख़ास लोग कौन हैं, ख़ास बातें क्या होती हैं, ख़ास डीलें क्या होती हैं, वो कौन करता है और कैसे करता है। बहरहाल इधर से जो है वो मलक अहमद ख़ान साहब जो है उनका नाम है और वो बड़े पसंदीदा हैं ताकतवर लोगों के, ताकि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सके। और इसी चक्कर में उन्होंने हर हद क्रॉस भी की है, यानी उन्होंने वो कुछ भी किया जो उनकी अपनी तबीयत का हिस्सा नहीं था मलक अहमद ख़ान की। यानी जिस तरह के इल्ज़ामात घटिया उन्होंने लगाए, इवन मेरे ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी और उनको इस बात का पास नहीं रहा कि वज़ारत आला नज़र आ रही हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो मलक अहमद ख़ान को वज़ारत आला नज़र आ रही है और उन्हें लगता है कि ताकतवर लोग उनको वज़ीर आला बनाएंगे और उसके लिए राह हमवार की जा रही है। यहाँ पे पंजाब के अंदर दोबारा नकब लगाई जाएगी और उसके लिए अदलिया में भी मामला लेकर जाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके काफ लीग वालों को साइड पे हटाकर किसी भी तरह करके इमरान खान की जो परवेज़ इलाही वाली हुकूमत है पंजाब में, इसको ख़त्म किया जाए और फिर मलक अहमद ख़ान को हुकूमत बनाकर दी जाए पंजाब में। लेकिन याद रखिएगा कि परवेज़ इलाही की कॉन्सेंट के बगैर ये नहीं होगा। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, परवेज़ इलाही इसका हिस्सा होंगे तभी ये सब कुछ होगा। अब जब ये केसेस बन रहे थे ना शरीफ ख़ानदान के ऊपर, तो याद रखिएगा शरीफ ख़ानदान का अपना दौरे हुकूमत था, इमरान खान का नहीं था, और उस वक्त इमरान खान एक भी केस नहीं बना सकते थे। जब ये गिरफ्तार हुए तब भी शरीफ ख़ानदान का अपना दौरे हुकूमत था, जब इनके खिलाफ फैसले आए तब भी शरीफ ख़ानदान का अपना दौरे हुकूमत था, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ फैसले नहीं आए। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सिर्फ इन्होंने वो सज़ा काटी कुछ अरसा तक, और इमरान खान साहब के दौर में ही इनको NRO दे के, यानी छोटा NRO इनको मिल गया था, उनकी डील हो गई थी पाकिस्तान से, बाहर चले गए नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज जेल से बाहर आ गई। तो इमरान खान का दौर तो इनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये सारा मलबा इमरान खान पे डाल रहे हैं, उन पे नहीं डाल रहे जिन्होंने इनके साथ ये सब कुछ किया था। क्योंकि जिन्होंने इनके साथ ये सब कुछ किया था वो ये समझते थे उस वक्त कि ये करप्ट हैं, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और उस वक्त ये बहुत बुरे लग रहे थे। लेकिन बाद में इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए और रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए इन्हीं का वापस सहारा लिया गया और अब इनको बाइज़्ज़त बरी करवाया जा रहा है केसेस के अंदर से। इस किस्म की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं। पंजाब में तब्दीली जो है उसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इशारा दे दिया कि नवाज शरीफ के आने से पहले अब जो आखिरी चीज़ होगी वो पंजाब में तब्दीली लानी पड़ेगी। लेकिन पंजाब में तब्दीली लेकर कैसे आएंगे? सिर्फ परवेज़ इलाही एक ऐसा कार्ड है जो पंजाब में तब्दीली लाकर दे सकते हैं खामोशी के साथ। खुद वो इमरान खान के साथ बैठे रहें और अपनी वज़ारत आला को ख़त्म कर दें। इसके लिए उन्हीं को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्या ताकतवर लोग उनको ऐसी कुर्बानी देने के लिए राज़ी कर सकेंगे? अब एक और चीज़ है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कही है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है ना वो सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ की तकर्री के मुल्क और फ़ौज पर मनफी असरात होंगे। अब ये अगर आप गौर करें तो वो अपनी चॉइस बता रहे हैं कि जो मोस्ट सीनियर आदमी है या जो सीनियरिटी में जो ऊपर हैं
इस बुनियाद के ऊपर आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि PMLN क्या सोच रही है और शाहिद खाकान अब्बासी क्या सोच रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी नॉर्मली वो चीज़ें सोचते हैं जो नवाज शरीफ साहब सोच रहे होते हैं। मैंने आपको बताया पिछले दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का जो मामला था उस पर नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद मरीम नवाज साहबा बहुत जल्दी से बरी हुई हैं और मामला बहुत आगे बढ़े हैं। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में आकर सोचेंगे तो हो सकता है वो किसी और तरह सोचना शुरू हो जाएं, पाकिस्तान से बाहर सोचेंगे तो हो सकता है किसी और तरह सोचना शुरू हो जाए। लेकिन मुझे ये खबर मिली थी कि नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया था कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मशवरा दिया था कि नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया जाएगा। मरीम नवाज साहबा ने एक इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ये कहा कि मैं नाइट सूट में थी और मेरी वीडियो बना ली गई थी और वो रिलीज़ करते हैं तो ये कर दें फिर रिलीज़, और बड़े गुस्से में उन्होंने बात की है। और इसके ऊपर उनसे सवाल किया गया कि क्या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल था, लेकिन मुझे नैब के 1-2 लोग थे जो अंदर से मिले हुए थे, उन्होंने मुझे दिया था बच्चों वगैरह से बात करने के लिए, तो वो इन्वॉल्व थे बीच में, तो इसीलिए उन्होंने इस बात को ज़्यादा खोला नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मरीम नवाज साहबा की वीडियो क्या है। एक तो मुझे चंद दिन पहले एक साहब ने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि उनके पास कुछ वीडियोज़ हैं जो मुतनाज़ किस्म की हैं और पर्सनल नौइयत की हैं। तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया कि भाई किसी की भी वीडियोज़ हों, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे उसका नाम मरीम नवाज भी हो, तो मुझे वो वीडियो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर कभी भी कोई स्टोरी नहीं करता। बल्कि मैंने उसको ये मशवरा दिया कि इंसानों के ऊपर पर्दा रखना चाहिए और अल्लाह इसी तरह आपके ऊपर पर्दा रखेगा। आप किसी का पर्दा रखेंगे, अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। मैंने उसको ये भी कहा था और मैंने उसको ये भी कहा था कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दें अगर आपके पास है तो। लेकिन उस शख्स का दावा ये था कि उसके पास ये वीडियोस 2013-14 से है। अब 13-14 में तो मरीम नवाज साहबा जेल में नहीं थी। अब जो नैब की हिरासत में वीडियो वाली वो बात कर रही हैं, तो मैंने वो वीडियो देखी है, उसमें वो नाइट सूट में नहीं थी। और दूसरा जो मोबाइल फ़ोन वाली बात है कि नैब के 1-2 लोगों ने दिया था तो मरीम नवाज फ़ौरन वापस कर सकती थी। वो मोबाइल फ़ोन छुपा रही थी और पुलिस वहाँ पे मोबाइल फ़ोन लेडी पुलिस ढूंढ रही थी, और मरीम नवाज साहबा मोबाइल को बेड के ऊपर रख के, ऊपर तकिया रख के तकिए के ऊपर बैठ गई थी और वो कोशिश कर रही थी कि मोबाइल फ़ोन उनसे वापस ना लिया जा सके। तो मोबाइल फ़ोन उनका अपना था। जब उसको नैब ने रिकवर किया था तो नैब ने बड़ी कोशिश की उसको डीकोड करने की, लेकिन आपको पता है कि आईफोन जो है उसको अगर आप खोलने की कोशिश करें तो आप नहीं खोल सकते, और इसके बाहर एक अकाउंट होता है जहाँ से आप इसका सारा डाटा जो है उसको वॉश कर सकते हैं। तो मुझे मेरे सोर्स ने उस वक्त ये बताया था कि हमने जितना उसका ऑपरेशन किया और हमें उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। और मरीम नवाज साहबा का अपना वो फ़ोन था जो उनको प्रोवाइड किया गया था, एक पुलिस वाली थी उसके ज़रिए से, और वो पुलिस वाली मरीम नवाज साहबा को गुड़िया बाजी कहकर बुलाती थी। उसके मोबाइल फ़ोन में जो मरीम नवाज का नंबर फीड था वो गुड़िया बाजी के नाम से फीड था। मरीम नवाज ने कोई पैगाम देना होता था तो उसके ज़रिए से बाहर पैगाम भिजवाती थी, और वही मरीम नवाज को ये फ़ोन लाकर देने वाली थी। और कई दिनों तक मरीम नवाज के पास ये फ़ोन रहा था। फ़ोन का चार्जर अंदर नहीं आ सकता था, लिहाजा ये फ़ोन चार्ज करने के लिए उसी खातून को दिया जाता था। वो जाती थी, चार्ज करके लाके गुड़िया बाजी को वापस ये फ़ोन दे देती थी। बहरहाल पाकिस्तान में सूरत हाल ये हो गई है कि अब बड़ी डिटाई के साथ अपने मुकदमात और NRO हासिल किया जा रहा है। देखिए, अवाम को नज़र आ रहा है, अवाम गुस्से में भी है और अवाम का रद्द अमल भी है, लेकिन इमरान खान साहब ने लोगों को होल्ड करके रखा हुआ है, रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल किनारे पर पहुंचा हुआ है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी फिर 341 मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान ने दोबारा खर्च कर दिए हैं हाल ही में, और पाकिस्तान के जो कुल बाकी बच गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर वो 8.5 अरब डॉलर्स हैं, और जो लगातार कम होते चले जा रहे हैं, बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। IMF से जो पैसा हमने लिया था वो चंद हफ्ते में हम खर्च कर चुके हैं, तो हमारे पास बचा कुछ भी नहीं है। तो ये अगर ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद नीचे जाते हैं तो पाकिस्तान ने तो दुनिया का बहुत ज़्यादा पैसा देना है। पाकिस्तान को 40-45 अरब डॉलर जनरेट करना है अगले साल तक वापस देने के लिए। अगर पाकिस्तान नहीं दे पाएगा तो पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होता है तो दुनिया अपने मुतालबात पहले से तैयार करके बैठी हुई है। ये बात पाकिस्तान के दिफाई तज्ज़ियाकार कई मरतबा कह चुके हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाया जाएगा,
उनका ये कहना है कि पाकिस्तान से तस्लीम करवाया जाएगा कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो इंडिया का है और पाकिस्तान उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। इंडिया की दीगर कुछ बातें भी पाकिस्तान से मनवाई जाएंगी। दूसरा, पाकिस्तान अड्डों के तौर पे इस्तेमाल होगा और आलमी फोर्सेस पाकिस्तान को अड्डे देने की पाबंद हो जाएंगी। चौथी चीज़ जो तज्जियाकार अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान से उसके एटमी असासे सरेंडर करवा दिए जाएंगे कि पाकिस्तान एटमी असासे नहीं रख सकता। और एक और चीज़ जो चाइना के हवाले से कुछ खदशात लोग कहते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान में को $50 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पाकिस्तान वो पैसे वापस नहीं करेगा, तो फिर अगर कोई अच्छी सेटलमेंट ना बनी तो पाकिस्तान को चाइना को भी बहुत कुछ देना पड़ेगा, इवन गवादर भी देना पड़ सकता है। क्योंकि श्रीलंका में चाइना ने ऐसे ही एक पूरी बंदरगाह का जो एरिया वो पूरा का पूरा वो ले लिया था। तो और इस तरह की सेटलमेंट वो और मुल्कों के साथ भी करता रहा है चाइना। तो उनको अपने पैसे तो पूरे करने हैं ना। पाकिस्तान ने तो पैसे ये लेकर वादा करके लिए थे कि पाकिस्तान इनसे कमाकर उनको वापस करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब पे सारा मलबा डल सकता है। पाकिस्तान बिल्कुल एज पर खड़ा हुआ है जो मईशतदान है उनके मुताबिक। अब अगर आराम से इलेक्शन करवा दिया जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी का साइकिल चल पड़ेगा, एतमाद आ जाएगा लोगों में, हो सकता है पाकिस्तान वापस स्टेबल होना शुरू हो जाए। लेकिन यहां से अगर पाकिस्तान मजीद नीचे जाता है तो फिर सबको कुर्बानी का एक बकरा चाहिए होगा। वो कुर्बानी का बकरा इमरान खान साहब बनना नहीं चाहते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा इमरान खान साहब इसीलिए कर रहे हैं। हालांकि अगर आप उनका मुजफ्फराबाद वाला जलसा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जलसा गाह के बाहर के मनाजर देख के ऐसा लगता है कि जलसा गाह तो बाहर है और अंदर भी फुल भरी हुई है। वो जहाँ जाते हैं लोग उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और किसी किस्म की भी एहतजाजी बड़ी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।